हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 61 से। हाल ही में समाचारों में रहे सोलर विंड्स हैक से संबंधित कथनों का अध्ययन करें। हाल ही में समाचारों में रहे सोलर विंड्स हैक से संबंधित कथनों का अध्ययन करें। पहला कथन है, यह एक बड़ा वैश्विक साइबर हमला था। बिल्कुल सही है। दूसरा, पहला हमला संयुक्त राज्य अमेरिका में पता चला। यह भी सही है। तीसरा जो कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका इस हमले का आरोप रूस पर लगा रहा है। यह भी सही है। और यह एक सप्लाई चेन हमला था। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। डी ऑप्शन। सोलर विंड्स हैक साइबर हमला, पहले मामले की जानकारी 8 दिसंबर 2020 को हुआ। हमले के शिकार पहली कंपनी साइबर सुरक्षा कंपनी फायर आई अमेरिका है। संबंधित देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका के द्वारा हमले का आरोप रूस पर लगाया गया। सप्लाई चेन हमला जो है, सरकारी संस्थानों पर सीधा हमला न करके तृतीय पक्षों के द्वारा हमले से सरकारी संस्थानों को निशाना बनाना, जो है सप्लाई चेन जो मामला है या हमला है, इससे संबंधित जो है ध्यान रखिएगा। यह क्या है? सप्लाई चेन हमला। सरकारी संस्थानों पर सीधा अटैक न करके तृतीय पक्षों पे जो है हमला किया जाता है और इसे सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जाता है। 62 है, 28 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की पहली स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया। इस टीके का विकास किस कंपनी ने किया है? 28 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की पहली स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया है। इस टीके का विकास किस कंपनी ने किया है? सही जवाब है सीरम इंस्टीट्यूट, यानी बी ऑप्शन। लॉन्च का तिथि जो है याद रखिएगा 28 दिसंबर 2020 है। लॉन्च करता कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। निर्माता कंपनी कौन है? तो एसएसआई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सहयोगी संस्था कौन है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन व अन्य। भारत के औषधि महानियंत्रक से लाइसेंस कब मिला? तो जुलाई 2020 में। अगर विशेष में बात करें तो यह भारत की पहली स्वदेशी न्यूमोकोकल वैक्सीन है। इसके उपयोग से भारत के साथ साथ विश्व में निमोनिया के कारण होने वाले मौतों को कम करने में जो है मदद मिलेगी। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों के लिए निमोनिया सबसे बड़ा संक्रामक रोग कारक है। प्रति वर्ष विश्व में जो है इस रोग के कारण लगभग 10 लाख मौतें हो जाती हैं। 63 है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? सही जवाब है चीन, सी ऑप्शन। चीन को ध्यान में रखिएगा। विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च तिथि है 6 नवंबर 2020। लॉन्च करता देश कौन है? तो चीन है। और लॉन्च का जो स्थल है या स्थान है, तो चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। उपग्रह का भार कितना था? तो लगभग 70 किलोग्राम। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो यह सैटेलाइट लॉन्च जो है लॉन्ग मार्च 6 नामक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो यह सैटेलाइट किससे प्रक्षेपित किया गया? लॉन्ग मार्च 6 नामक रॉकेट से। और 64 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में भारत के संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां से किया गया? दिसंबर 2020 में भारत के संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां से किया गया? सही जवाब है श्रीहरिकोटा, ए ऑप्शन। संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण जो है 17 दिसंबर 2020 को किया गया। प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, यानी SDSC SHAR श्रीहरिकोटा। प्रक्षेपण यान कौन था? तो PSLV C-50। उपग्रह का प्रक्षेपण भार 1425 किलोग्राम है। कार्य क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को कवर करने के लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित। CMS-01 की मिशन अवधि जो है 7 इयर्स है। विशेष में अगर बात करें तो PSLV C-50 PSLV की जो 52V एवं
और एक्सेल संस्करण की जो है 22वीं उड़ान थी। CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। 65 है, अक्टूबर 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार जो है महिला नेचर गाइडों का चयन किया गया? अक्टूबर 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला नेचर गाइडो यानी वुमन नेचर गाइड का जो है चयन किया गया? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ए ऑप्शन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। देखिए, टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला नेचर गाइडों का चयन हुआ। चयनित महिला अभ्यर्थियों की जो संख्या 7 है, 7 महिलाएं हैं। चयनकर्ता कौन है? तो चयनकर्ता है कॉर्बेट प्रशासन। संबंधित टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। विशेष में अगर बात करें तो यह पहला अवसर है जब किसी टाइगर रिजर्व में महिला नेचर गाइड का चयन किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 दिसंबर 2020 में चीन के चंद्र मिशन के तहत भेजा गया कौन सा अंतरिक्ष यान चांद के सतह से मलबे और चट्टानों के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया? दिसंबर 2020 में चीन के चंद्र मिशन के तहत भेजा गया कौन सा अंतरिक्ष यान चांद के सतह से मलबे और चट्टानों के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया? सही जवाब है चांग E5। चांग E5 चीन का चंद्र मिशन के तहत भेजा गया अंतरिक्ष यान चांग E5 जो है पृथ्वी पर लौटा। संबंधित तिथि क्या है? तो 16 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर यह लौटा। अंतरिक्ष यान के द्वारा लाए गए चांद के सतह से एकत्रित कर जो है लगभग 1.7 किलोग्राम चट्टानों के नमूने। लाभ क्या होगा? तो इन नमूनों की मदद से जो है वैज्ञानिकों को सटीक रूप से क्रोनोमीटर तैयार करने में मदद के साथ ही चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास के विषय में अधिक जानकारी मिल सकेगी। और 23 नवंबर 2020 को चीन के हैनान द्वीप के तट पर स्थित वेन चांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से जो है चांग E5 यान को प्रक्षेपित किया गया था। और 1 दिसंबर 2020 को मॉन्स रूमकेर यानी चांद के निकट पक्ष के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित स्थल पर जो है चांद पर यह उतरा था। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो यह चीन का 5वां चंद्र अन्वेषण मिशन तथा पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन था। नामकरण चीन की चंद्र देवी चांग ई के नाम पर जो है इस मिशन का जो है इस सैटेलाइट का नाम जो है नामकरण किया गया था। 67 है, वर्ष 2020 में वैज्ञानिकों ने किस क्षुद्र ग्रह के वर्ष 2068 तक पृथ्वी से टकराने की आशंका व्यक्त की थी? वर्ष 2020 में वैज्ञानिकों ने किस क्षुद्र ग्रह के वर्ष 2068 तक पृथ्वी से टकराने की आशंका व्यक्त की थी? सही जवाब है एपोफिस। याद रखिएगा एपोफिस। क्षुद्र ग्रह है एपोफिस के पृथ्वी से टकराने की आशंका है 2068 तक। एपोफिस की सर्वप्रथम खोज 19 जून 2004 को किया गया था। पूरा नाम है 99942 एपोफिस। एपोफिस का आकार जो है लगभग 1100 फीट है यानी 340 मीटर। 2029 में जो है स्थिति क्या है? वर्ष 2029 में स्थिति है पृथ्वी से मात्र लगभग 31,900 किलोमीटर दूरी से जो है यह गुजरेगा। टकराने का संभावित जो कारण है यार्कोवस्की प्रभाव के कारण पथ में परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। नामकरण तो देखिए यूनान के तबाही के देवता के नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ है। और अद्यतन में बात करें तो नए रडार पर्यवेक्षणों के आधार पर मार्च 2021 में नासा ने 2068 में इसके पृथ्वी से टकराने की जो है संभावना को खारिज करते हुए पृथ्वी के इस जोखिम से कम अगले 100 वर्ष तक बचे रहने की बात कही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 68 है, अक्टूबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध कितने अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के अनुसमर्थन को मंजूरी प्रदान की? अक्टूबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध कितने अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के अनुसमर्थन को मंजूरी प्रदान की? सही जवाब है 7, सी ऑप्शन। देखिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 7 जो है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के अनुसमर्थन की मंजूरी तिथि जो है 7 अक्टूबर 2020 है। मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। संबंधित मंजूरी जो है 7 अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के अनुसमर्थन को मंजूरी किस समझौते के तहत? तो स्टॉकहोम समझौते के तहत। संबंधित रसायन जो है तो याद रखिएगा क्लोरोडिकॉन, हेक्साब्रोमोडिफिनाइल,
हेक्सा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर एवं हेप्टा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर, टेट्रा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर एवं पेंटा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर। पांचवा है पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन और सातवां है हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोडोडिकेन। भारत के द्वारा स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि जो है 13 जनवरी 2006 को किया गया। विशेष में अगर बात करें तो स्टॉकहोम समझौता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, याद रखिएगा, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, ठीक है, जो पर्यावरण में बने रहते हैं और विघटित नहीं होते, इनसे बचाने के लिए एक वैश्विक समझौता है जो 22 मई 2001 को हस्ताक्षरित हुआ और 17 मई 2004 से प्रभावी हुआ। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2018 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के विनियमन नियमों के तहत इन 7 रसायनों के उत्पादन, व्यापार, उपयोग और आयात एवं निर्यात को जो है प्रतिबंधित किया था। 69 है, नवंबर 2020 में इसरो के द्वारा किस अंतरिक्ष केंद्र से एक नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 सहित 9 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो बताइए, नवंबर 2020 में इसरो के द्वारा किस अंतरिक्ष केंद्र से एक नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 सहित 9 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही जवाब है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो देखिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसरो के द्वारा EOS-01 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है 7 नवंबर 2020 को किया गया। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। संबंधित प्रक्षेपण यान जो है PSLV C-49, PSLV की जो है 51वीं तथा इसके DL संस्करण की दूसरी उड़ान थी। प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या 10 है, एक भारतीय उपग्रह है, 9 विदेशी उपग्रह, लिथुआनिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिथुआनिया का 1 है, लग्जमबर्ग का 4 है और USA का 4 उपग्रह है। प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह EOS-01 निचली भू कक्षा में स्थापित होगा। EOS-01 उपग्रह जो है यह एक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है जो कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहायक होगा। विशेषताएं क्या है? तो 615 किलोग्राम प्रक्षेपण भार वाला एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार आधारित सभी मौसमों में भू चित्रण में सक्षम उपग्रह है। वानिकी, कृषि एवं आपदा प्रबंधन आदि में यह अनुप्रयोग है। विशेष में अगर बात करें तो 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का यह पहला स्वयं प्रक्षेपित मिशन था। 2020 में 17 जनवरी को इसरो के GSAT-30 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से जो है एरियन 5VA के द्वारा किया गया था। 70 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है MM कुट्टी, ए ऑप्शन। NCR के लिए जो है, NCR के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्ति कब हुई? तो नियुक्ति का जो डेट है 5 नवंबर 2020 है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो MM कुट्टी, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव हैं। आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो है अरविंद कुमार नौटियाल हैं। आयोग के पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य जो है मुकेश खरे, IIT दिल्ली के प्रोफेसर, रमेश केजे, भारतीय मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक। आयोग के गैर सरकारी सदस्य जो है अजय माथुर और आशीष धवन है। CAQM का गठन जो है 28 अक्टूबर 2020 को पर्यावरणीय प्रदूषक रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण सहित कई प्रदूषक पर्यवेक्षी निकायों के विघटन के बाद जो है किया गया, ध्यान रखिएगा। 71 है, नवंबर 2020 में भारत और किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकालीन नौसैन्य अभ्यास SITMAX 20 जो है संपन्न हुआ? तो SITMAX 20 संपन्न हुआ। बताइए, नवंबर 2020 में भारत और किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकालीन नौसैन्य अभ्यास SITMAX 20 संपन्न हुआ? तो सही जवाब है, देखिए सही जवाब थाईलैंड और सिंगापुर, यानी A और B दोनों, C ऑप्शन। देखिए, त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास SITMAX जो है 20 आयोजन तिथि जो है 21 से 22 नवंबर 2020 है। आयोजन का
आयोजन जो है अंडमान सागर में हुआ। भागीदार देश कौन कौन है? तो भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। संस्करण कौन था? तो दूसरा संस्करण था, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था? तो परस्पर श्रेष्ठ सहयोग तथा अंतर संचालन क्षमता के विकास के लिए। लक्ष्य क्या है? तो तीनों मित्र देशों और पड़ोसियों के बीच शांति काल में समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना। विशेष में अगर बात करें तो इस युद्धाभ्यास का पहला संस्करण सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। 72 है, अक्टूबर 2020 में नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी रुद्रम का उड़ीसा के तट से अक्टूबर 2020 में नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर रेडिएशन परीक्षण किस फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया? अक्टूबर 2020 में नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का ओडिशा के तट से दूसरी व्हीलर द्वीप पर रेडिएशन परीक्षण किस फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया? सही जवाब है सुखोई 30 MKI, डी ऑप्शन, सुखोई 30 MKI। देखिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण जो है, परीक्षण का तिथि ध्यान रखिएगा 9 अक्टूबर 2020 है। परीक्षण स्थल उड़ीसा तट के निकट पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिसाइल लॉन्च किया गया। सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से विकसित किनके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। और महत्वपूर्ण तथ्य में अगर बात करें तो यह मिसाइल जो है पैसिव होमिंग हेड के माध्यम से प्रोग्राम किए गए आवृत्तियों के एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्यों की पहचान और वर्गीकरण कर उन्हें निशाना बना सकती है। दुश्मन के रडार, संचार साइटों और अन्य आरएफ उत्सर्जक लक्ष्यों को जो है बेअसर करने के लिए विकिरण रोधी मिसाइल है। विशेष में अगर बात करें तो देश का पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और इस नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है इसको 500 मीटर से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक से जो है 0.6 से 2 मैक तक की गति से जो है लॉन्च किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और 73 है, देखिए, 6वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया? 6ठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया? तो 22 से 25 दिसंबर 2020। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 आयोजन का तिथि जो है 22 से 25 दिसंबर 2020 वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संस्करण 6ठा था और विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 से जो है प्रारंभ हुआ इस महोत्सव का। और पहला दूसरा आयोजन नई दिल्ली में हुआ, तीसरा आयोजन चेन्नई में, चौथा आयोजन लखनऊ में और पांचवा आयोजन कोलकाता में 2019 में किया गया। 74 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस कवरत्ती को किसके द्वारा बनाया गया है? अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस कवरत्ती को किसके द्वारा बनाया गया है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, सी ऑप्शन। देखिए, आईएनएस कवरत्ती कब शामिल किया? देखिए, शामिल किया गया किसमें? तो भारतीय नौसेना में शामिल करने की तिथि यानी कब शामिल किया गया? तो 22 अक्टूबर 2020 को देखिए कमीशन किया गया विशाखापत्तनम में। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 28, श्रेणी था, बताइए, कमोर्ता श्रेणी। इसका श्रेणी जो था कमोर्ता श्रेणी। डिजाइन करता कौन थे? तो डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन। और निर्माणकर्ता कौन है? तो गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नौसेना GRSE और देश की बढ़ती क्षमता को स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना। विशेष में अगर बात करें तो इसका नाम लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती के नाम पर रखा गया है। 75 है, 5 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा तट के निकट व्हीलर द्वीप से किस पनडुब्बी रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? पहला जो ऑप्शन है स्मार्ट, बी ऑप्शन है रुद्रम, सी है सौर और डी है निर्भय। तो सही जवाब होगा स्मार्ट। स्मार्ट का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है 5 अक्टूबर 2020 को किया गया। कहां से किया गया? तो उड़ीसा तट के निकट व्हीलर द्वीप से। परीक्षण करता कौन है? तो डीआरडीओ है। स्मार्ट का पूर्ण रूप है, देखिए याद रखिएगा, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो।
विशेषता क्या है? यह पनडुब्बी रोधी जो है, जो विशेषता इसका है, यह पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। व्हीलर द्वीप का नाम, जो नया नाम है, याद रखिएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 76 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल पीडीएफ घटना चक्र का जो है मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। करंट अफेयर का भी पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। जिसको जरूरत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।